नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में और इसके साक्ष्य के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वो कौन कौन से एविडेंस हैं जो किस नगर में हमें मिले। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसके मैप को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आगे आने वाला जो 50 MCQ है उसे आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसमें हम लोग वो तमाम साक्ष्य यानी कि कौन कौन सा एविडेंस कहाँ मिला था उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नगर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मेहरगढ़ की सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो सिविलाइजेशन कौन सी है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ की सभ्यता। लेकिन वही अगर बात करें कि भारत में भारतवर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है वह मेहरगढ़ की सभ्यता को मानी जाती है। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो देख रहे हैं आज के वर्तमान में, ये दोनों ही कहाँ पे है, पाकिस्तान में चला गया है। हड़प्पा जो है वो पंजाब का, पंजाब का जो लाहौर वाला हिस्सा है, यानी कि जब देश का जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो हड़प्पा जो है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और वहीं मोहनजोदड़ो यानी कि दो पुरास्थल जो है, पुरातात्विक स्थल जो है सबसे बड़े, वो दोनों ही कहाँ पे अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। चुन्हुदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सुतकोटदा में क्या मिला था, सुतकोटदा में आपका घोड़े का प्रमाण मिलता है। लोथल में जो सबसे बड़ा डॉक यार्ड था उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। धौलावीरा है, इसमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है वह मिला था धौलावीरा में, उसे हम जानेंगे। रंगपुर में हमें रंगपुर में हमें पता चलता है कि धान की खेती जो है वह रंगपुर में होती थी। लेकिन अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसमें जो है सबसे जो प्रमुख जो फसल थी वह गेहूं थी, लेकिन धान जो है वो कहाँ पाया गया था, रंगपुर में पाया जाता था। यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उस समय जो क्षेत्र था वह पूरी तरह से उनका जो व्यवसाय है वो लोग किसके ऊपर डिपेंड था, पूरी तरह से कृषि के ऊपर में डिपेंड थे वो लोग। और वहाँ के लोगों को लोहे के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वह ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था, यानी कि कांस्य से संबंधित थी। और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो धातु जो यूज किया गया था वह था आपका तांबा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तमाम जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यही पूरा हिस्सा जो है वो फैला हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें कि तमाम ये सारे नगर थे जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिस्कस किया। तो चलिए आगे समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह का मुहर है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ों की जो पहचान होती थी वो मुहर के माध्यम से होती थी, यानी कि जो सील होता था उससे संबंधित था। और ये तमाम जो आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये तमाम जो क्या है, ये सभी क्या है, मुहर है उस समय के जो प्रयुक्त होते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रयोग में लाने गई वस्तुओं के लिए। क्लियर है। अगला है, अगला क्या है, अगला हम देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो साक्ष्य हैं, यानी कि ये तमाम जो साक्ष्य हैं उस समय हमें अलग अलग जगह से मिला। जैसा कि अगर हम बात करें सिंधु हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, सुतकोटदा से, चुन्हुदड़ो से, कालीबंगन से, ये सब अलग अलग क्या हो गए, साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, ड्रेनेज सिस्टम। ऐसा माना जाता है कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम जो था मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वह कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय में जो मौजूद उस समय की जो जल निकासी जो व्यवस्था थी उससे कहीं हद तक मिलता जुलता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये सारा जो है जल निकासी की उस समय व्यवस्था इस तरह से की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात हो रहा है, ये तब की बात हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि उसी को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कुछ इसी प्रकार का था। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कुआं है, ठीक है, ये भी कुआं है। और इसी तरह का कुआं जो है नालंदा विश्वविद्यालय में एक कक्ष के रूप में होता था, जिसमें एक कक्ष में टोटल 32 स्टूडेंट होते थे। और उसी कक्ष में, ताकि कोई किसी भी प्रकार का बहाना न करे, तो उसी क्लासरूम में ही कुएं की व्यवस्था होती थी, ताकि पानी वो लोग आसानी से पी करके फिर वापस से क्लास को अटेंड कर सके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट बाथ टब जो है वो कहाँ मिला था हमें, तो वो मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो बाथ टब है यानी कि स्नानागार है वो कहाँ मिला था, तो इसका भी प्रमाण कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है। इन तमाम चीज़ों से संबंधित हम MCQ देखेंगे, लेकिन पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग अपना MCQ। और MCQ का पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोजी गई स्थल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई जो स्थल थी वो कौन सी थी? तो वह थी आपकी हड़प्पा, यानी कि इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम सहनी ने। दयाराम सहनी ने कब की थी? तो सन 1921 में। और वहीं अगर 1922 में बात करें तो 1922 में खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, एग्जाम में इसका मतलब पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, डेथ ऑफ टॉम्ब भी बोला जाता है इसको, डेथ ऑफ टॉम्ब, मुर्दों का टीला, याद रखिएगा। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम सहनी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बैनर्जी ने। इसका पूरा नाम पूछेगा तो क्या होगा? राखाल दास बैनर्जी। राखाल दास बैनर्जी। अगर बैनर्जी की जगह ऑप्शन में अगर बंदोपाध्याय दे तो भी वह सही होगा, गलती नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हड़प्पा की जो खोज हुई थी वह सन 1921 में हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें 1922 में, तो 1922 में खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बैनर्जी ने की थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फादर जो है, ASI फादर ऑफ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम जो थे वही इन सब का खोज किए थे। कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है लॉर्ड कनिंघम को। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहीं बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो यह आपका बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। लेकिन यहाँ बात किया कि हड़प्पा नदी के बारे में, तो हड़प्पा नदी जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी का जो मैनचेस्टर है वो किस स्थल को? तो वह चुनहुदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद ध्यान रखिएगा। हड़प्पा इसका उत्तर नहीं होगा, मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा। लोथल जो है वो डक यार्ड के लिए काफी ज्यादा फेमस था। डक यार्ड, यानी कि यहाँ पे जो उस समय के जो जलपोत होते थे वो वहां पे आकर के रुकते थे। डक यार्ड के लिए प्रसिद्ध कौन है? आपका लोथल। जो कि लोथल जो है किस राज्य में अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। दो ऐसे प्रमाण थे जैसे कि लोथल और धौलावीरा, जिनका साक्ष्य जो है किस राज्य में मिलता है? वर्तमान में गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 9 में कहता है सिंधु सभ्यता मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चुनहुदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर गोदी घर यानी कि डक यार्ड पाया गया है? जैसा कि मैंने अभी बताया, तो लोथल में पाया गया है आपका डक यार्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सिंधु स्थल में से किस स्थान पर अग्निकुंड पाए गए हैं? तो अग्निकुंड पाया गया है आपका कालीबंगन। और कालीबंगन जो है काली चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। काली चूड़ियों के लिए, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और तंत्र मंत्र जादू टोना का भी संबंध आपका इसी कालीबंगन यानी कि काली चूड़ियों से होता था। तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन कहाँ पे अवस्थित है? अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप? राजस्थान में। कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, और आपका गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ? गोल्डन सिटी, गोल्डन टेम्पल नहीं। गोल्डन अगर टेम्पल के बारे में अगर मैं बात करता यहाँ पर गोल्डन टेम्पल, तब इसका आंसर अमृतसर पंजाब हो जाता। गोल्डन टेम्पल का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो बाबा हरमंदर साहब। बाबा हरमंदर पुराना नाम था। अभी इसका नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर हो गया, हरमंदर साहब। अब पटना में जानते हैं कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। तो वहां पे उनका पटना साहिब के नाम से वो प्रसिद्ध है, जो कि पटना में अवस्थित है। तो पिंक सिटी का संबंध आपका किससे है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है आपका जयपुर को, ब्लू सिटी कहा जाता है आपका जोधपुर को, और गोल्डन सिटी कहा जाता है आपका जैसलमेर को। जैसलमेर को।
ये तीनों कहाँ अवस्थित है? तो ये तीनों का संबंध कहाँ किससे है? इन तीनों का संबंध राजस्थान से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि गुजरात में स्थित स्थल कौन सा है? तो गुजरात में स्थित स्थल कौन सा है? एक लोथल है और दूसरा कौन सा है आपका? धौलावीरा। धौलावीरा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर स्टेडियम का प्रमाण मिलता है? तो स्टेडियम का प्रमाण मिलता है आपका धौलावीरा में, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? अभी वर्तमान में गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 6 अन्नागार यानी कि ग्रेनरी पाया गया है, जहाँ पे अनाजों का भंडारण करके रखा जाता था, ताकि आगे आने वाले समय में अगर विकट परिस्थिति आते हैं तो उस अनाजों से वहाँ की जनताओं का पेट भरा जा सके। तो 6 अन्नागार का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है आपका हड़प्पा में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी शिलालेख किस स्थल से मिली है? तो सबसे बड़ी जो शिलालेख है वो भी कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिली है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तो उन्हें सोने के बारे में जानकारी था, चांदी के बारे में भी था, तांबा के बारे में भी था, लेकिन लोहा से वो लोग क्या थे? पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। लोहा के बारे में उन्हें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य वहां पे नहीं मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह पिक्टोग्राफिक थी। कहने का मतलब है कि वो चित्रलिपि थी। चित्रों के माध्यम से वो चीजों को उकेरते थे और वहां पे उसकी पहचान की जाती थी और उनके साक्ष्य को वहां पे रखा जाता था, ताकि आगे आने वाले भविष्य में वो साक्ष्य यानी कि वो चित्र के माध्यम से ही चीजों को परखा जा सके और चीजों को पढ़ा जा सके और समझा जा सके। तो पूछा गया यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रलिपि थी, यानी कि इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि सिंधु लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो सिंधु लोग जो है वह तीन तरह के जानवरों की पूजा करते थे। एक पहला था आपका कुबड़ वाला, यानी कि जैसा कि हम लोग बैल में देखते हैं। दूसरा एक सिंग वाले जानवर की पूजा करते थे और तीसरा रेंगने वाले जानवरों की पूजा करते थे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया कि सिंधु लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैल की पूजा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु लोगों को कौन सा खेल ज्ञात था? तो वो लोग एक ही खेल से वो लोग मतलब जानते थे। वो खेल था क्या आपका? शतरंज, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चेस। और चेस की शुरुआत जो है वो कहाँ से, किस देश से हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? भारतवर्ष से शुरू हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि महान स्नानागार, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ और मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, एक फोटो, जिसमें किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका मोहनजोदड़ो से। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कि किस स्थल पर धान की खेती का प्रमाण मिला है? तो धान की खेती का प्रमाण मिला है आपका रंगपुर पे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सबसे प्रमुख जो फसल था वो धान नहीं बल्कि क्या था? आपका गेहूं था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ना कि धान, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु मोहरों पर कौन सा पशु अनुपस्थित था? यानी कि बैल के प्रमाण था, हाथी का भी प्रमाण था और एक सिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना एक सिंग, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा? यूनिकॉर्न एनिमल, यानी कि एक सिंग वाले जानवर। यहाँ पे किसका प्रमाण नहीं था? तो घोड़े का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला था सिंधु मोहरों पर। यहाँ पे बात किया जा रहा है मोहर पर, यानी कि जो सील होता था उसके बारे में बात किया जा रहा है। उस पर घोड़े का प्रमाण नहीं मिला था। वैसे घोड़े का प्रमाण, घोड़े के अस्थियों का प्रमाण आपका मिला है चुनूदड़ों में, वैसे हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु लोग किससे बने घरों में रहते थे? तो वो लोग पक्की ईंटों में रहते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, लकड़ी के घरों में नहीं रहते थे, कच्ची ईंट में भी नहीं रहते थे और पत्थरों यानी कि गुफाओं में भी नहीं रहते थे। तो वो पूरी तरह से बर्न ब्रिक यानी कि पकी हुई ईंटों से घर बना करके वहां पे वो लोग रहने का काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस नगर में गढ़ी और निचले नगर दोनों का प्रमाण है? तो इसका प्रमाण मिलता है आपका मोहनजोदड़ो में। क्या पूछा है प्रश्न? इसका प्रश्न पूछा है कि किस नगर में गढ़ी और निचले नगर दोनों का प्रमाण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि किस स्थल पर मनके बीएड्स बनाने का प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनके बनाने का जो प्रमाण मिला है वो चुनहुदड़ो में मिला है। मनके क्या होता है? जिस तरह से आप वो फ्रेंडशिप बैंड देखते हैं ना, वो गोल इस तरह से चौकोन इस तरह से बना हुआ होता है और उसमें फ्रेंड्स लिखा होता है और इस तरह से धागा होता है। तो ये जो बनाया हुआ है ना, इसी को मनके कहा जाता है। जो उस समय चौकोर तो नहीं होते थे, वो क्या होते थे? वो गोल शेप में होते थे। क्लियर है। और इस तरह से वो धागे बना करके वो क्या करते थे? गले में उसे पहना करते थे या फिर उसे हाथों में पहना करते थे। तो इसे ही कहा गया है मनके। तो किस स्थल पर मनके बनाने का प्रमाण मिला है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चुनहुदड़ो। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान में स्थित स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में स्थित स्थल कौन सा है? कालीबंगन, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध था? काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये याद करना आसान होगा, कालीबंगन काली चूड़ी। क्लियर है। किस स्थल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस स्थल से हल चलाए गए खेत का प्रमाण मिला है? तो हल चलाए खेत का जो प्रमाण मिला है, इसका भी प्रमाण आपका कहाँ मिला है? कालीबंगन से ही मिला हुआ है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है
कि किस स्थल से जहाज निर्माण और व्यापार, तो ये कहाँ से होगा? लोथल से होगा, क्योंकि वहीं पे आकर के जलपोत रुकेंगे, पानी के जहाज रुकेंगे, जो कि सारे जगहों पे क्या करेंगे? चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था। पशुपालन भी नहीं था, मछली पकड़ना भी नहीं था, शिकार भी नहीं था, कृषि करना था। अगला है प्रश्न कि सिंधु लिपि अधिकतर कहाँ पाई गई है? तो सिंधु लिपि जो है वो अधिकतर पाई गई है मोहरों पर, यानी कि हम मोहरों से इस बात का प्रमाण मिलता है, मोहरों से हम इस चीज़ों को जान पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से उनका जीवन यापन करते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो लोग किस तरह से रहते थे, उनका व्यवसाय क्या था और किस तरह से वो अपने प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? ये विवादित प्रश्न है क्योंकि यह केवल चुनहुदड़ों से सुतकोटदा से नहीं मिली है, इसके कुछ कुछ प्रमाण जो है वो अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों से भी मिला गया है। तो यह प्रश्न जो है काफ़ी विवादित है कि घोड़े की हड्डियां जो है वो मिली है। तो इसका आंसर अगर यहाँ पे विवादित लिखा हुआ है, विवादित इसलिए लिखा गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना तर्क है, अपना अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुतकोटदा। क्लियर है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जैसा कि मैंने कहा लौह युग नहीं होगा क्योंकि लोहे के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे, पत्थर भी नहीं होगा, कांस्य, वैदिक युग भी नहीं होगा, कांस्य युग होगा। क्योंकि वैदिक युग इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही कौन से युग का स्टार्ट हुआ? वैदिक युग स्टार्ट हुआ, जो कि वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक युग और ऋग वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ? केवल ऋग वेद की रचना हुई, और वही ऋग वैदिक युग में क्या हुई? ऋग वैदिक युग में क्या हुई? और 3 वेदों की रचना हुई जिसका नाम क्या था? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका कांस्य युग से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? जिस तरह से हम लोग लिखने का काम कैसे करते हैं, इस तरह से, यानी कि हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं। कहने का मतलब है हम लोग दाहिने से बाईं दिशा की ओर जाते हैं। ठीक उसी तरह से उस समय का जो लिपि था, सिंधु लिपि भी जो है वो किस तरह लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब वो इस तरह से लिखी जाती थी। लेकिन उर्दू जो है वो कैसे लिखा जाता है? वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उर्दू जो है उल्टा लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 किस स्थल पर अनोखा जलाशय प्रणाली पाया गया है? तो जलाशय प्रणाली के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो जलाशय प्रणाली कहाँ पाया गया? तो जलाशय प्रणाली धौलावीरा में पाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 हरियाणा में स्थित स्थल कौन सा है? तो हरियाणा में स्थित स्थल कौन सा है? बनावली है। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल जो पाया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, वह राखी गढ़ी में पाया गया है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? राखी गढ़ी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर जौ की खेती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो जौ की खेती का प्रमाण भी कहाँ पे मिला है? बनावली में मिला है। और बनावली ये कहाँ पे स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में जो हरियाणा के जो सीएम है वह कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 किस नगर को हड़प्पा सभ्यता का महानगर कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का महानगर कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी आपका 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, यानी कि राखालदास बैनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। आगे बढ़ते हैं। और किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बोलेगा? तो आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर मृण भूमि यानी कि टेराकोटा टॉयज पाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेराकोटा टॉयज जो है वो भी कहाँ पाई गई है? तो वो भी मोहनजोदड़ो में पाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 प्रसिद्ध नृत्य करती युवती की मूर्ति किससे बनी थी? तो वो बनी थी आपकी ब्रॉन्ज से, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। और वहीं आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डांसिंग गर्ल यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पे पाया गया है? तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदारो में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रसिद्ध याजक राजा की मूर्ति किससे बनी है? तो प्रसिद्ध याजक राजा की मूर्ति जो है वो स्टेटाइट से बनी हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कि सिंधु लोग द्वारा कौन सी धातु सबसे अधिक उपयोग की जाती थी? तो धातु में अगर बात करें तो तांबा जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु लोग किस प्राचीन सभ्यता से व्यापार करते थे? तो वो लोग मेसोपोटामिया से
व्यापार क्या करते थे, वहां से उस सामानों को लाते थे। और लोथल जो कि उस समय का बहुत ही पुराना बंदरगाह था, पोर्ट या डक यार्ड था, जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता था। और भारत में मौजूद उस समय जो चीज़ें होती थी वो वहाँ से मेसोपोटामिया में हस्तांतरित होती थी। इस तरह से उन लोगों का व्यापार जो है मेसोपोटामिया से होता था और व्यापारों में चीज़ों का जो लेन देन है, आदान प्रदान इसी तरह से होता था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा प्रमाण बताता है कि हड़प्पावासी माप तौल जानते थे। तो वह था आपका बाट और तराजू, जो कि आज भी यूज होता है। उसी के माध्यम से पता चलता है, प्रमाण मिलता है कि हड़प्पावासी जो है वो माप तौल की प्रणाली से पूरी तरह से वाकिफ थे। यानी कि उस समय जो है वह वैसी प्रथा नहीं थी कि अगर सामान दे दिए तो बदले में वो भी सामान देते हैं, लेकिन उन लोग को चीज़ों के बारे में आकलन वो पूरी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वो लोग बाट और तराजू से पूरी तरह से वाकिफ थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। गेहूं उनका मुख्य फसल था, लेकिन धान जो है, धान कहाँ पे मिला था, तो रंगपुर में मिला था। धान का प्रमाण कहाँ मिला था, रंगपुर में। अगर वहीं आपसे बोले कपास, तो कपास का संबंध आपका मेहरगढ़ सभ्यता से है, ना कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। मेहरगढ़ सभ्यता में पता चलता है कपास की खेती वहां से सबसे पहले आरंभ हुई थी। क्लियर है। और जौ का संबंध किससे है, तो जौ का संबंध आपका बनावली से है, बनावली, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, हरियाणा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कि कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है। जैसा कि आएगा ये क्वेश्चन, तो इसका प्रमाण मिलता है आपका मेहरगढ़ की सभ्यता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, पंजाब पाकिस्तान में कौन सा स्थल है। पंजाब, आज का पंजाब जो है, उस समय जो पंजाब था, पंजाब जो प्रांत था, वो पूरी तरह से वो आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में अवस्थित है, लेकिन वह हिस्सा जो है आज कहाँ चला गया है, वो पाकिस्तान में चला गया है। तो दोनों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे बड़े जो नगर थे, जो एविडेंस का प्रमाण था कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आज के वर्तमान में वो लोग कहाँ हैं, दोनों पाकिस्तान में अवस्थित है। यानी कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पे, पंजाब में अवस्थित है। वहीं अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध प्रांत में अवस्थित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया कि सिंध यानी कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल है, तो वह स्थल कौन सा है, वह मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है अभी भारत में, तो वह है आपका राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कि गुजरात के कच्छ जिले में कौन सा स्थल खोजा गया था। तो गुजरात के कच्छ जिले में बात किया गया, तो कच्छ जिले में खोजा गया था धौलावीरा। लोथल क्या था, लोथल एक डक यार्ड था, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे जलपोत आकर के रुकते थे और सामानों की खरीद बिक्री होती थी। किस देश से होती थी उस समय, तो मेसोपोटामिया से होती थी। क्लियर है। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो कुछ सिद्धांतों के अनुसार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ सिद्धांतों के अनुसार, कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर ना बहुत सारा विवाद है। विवाद यह है कि कई लोगों का मानना है कि वहाँ पे क्या हुआ था, भूकंप और बाढ़ आ गया था, जिसकी वजह से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। कई लोगों का मानना है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी फैली, महामारी फैली, जिससे सभी लोग क्या हो गए, उस बीमारी से जूझ नहीं पाए, तो वो लोग क्या हो गए, पूरी तरह से वो लोग सभी लोग क्या हो गए, उस बीमारी से मर गए। और नेक्स्ट अगला कारण क्या है कि विदेशी आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर तीनों ऑप्शन दिया है और चौथा में लिखा हुआ है व्यापार का पतन, अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन ए दिया होता ना, तो ई अगर लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी इसके उत्तर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, यानी कि भूकंप और बाढ़ की वजह से क्या हो गया थी, पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। और यही सिंधु घाटी के पतन के बाद आर्य जो है हमारे देश में आते हैं, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश से हमारे देश में आते हैं, और आर्य जो है पूरा वर्चस्व क्या करते हैं, अपने भारतवर्ष में निभाते हैं। और धीरे धीरे करके फिर आर्य हम लोग जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका वैदिक सभ्यता, जिसमें हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 50 MCQ है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो को एक दो बार आप लोग देख लेंगे ना, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये 50 MCQ आपको समझ में आया होगा चित्र सहित। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।